तो आज की हेडिंग होगी जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक बार जल्दी से बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फार्मूला बता दो, क्या था ये? ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू MN। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सॉरी, अभी क्या करेंगे? माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस जो भी था, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 931 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गई बेटा आपकी बाइंडिंग एनर्जी। ओके, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी जो भी आई है उसको उस न्यूक्लियस के मास नंबर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तो हम बात कर रहे थे बेटा कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या चीज देखनी पड़ेगी आपको? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, आगे चलकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कई जगह पर फेल होती है कि कुछ और भी कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं, वो जब आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल जो सबसे मेन फैक्टर है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वो कौन सा है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? दुनिया में जितने भी तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, यहां एलिमेंट्स की बात नहीं होती कि जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हमने बोला दुनिया में जितने भी तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे H11, H12, H13, ये तीन अलग अलग क्या माने जाते हैं बेटा? पार्टिकल्स माने जाते हैं। तीन अलग अलग न्यूक्लियस हैं ये, राइट? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब एलिमेंट के हिसाब से तो ये कार्बन ही है, एक ही चीज बोलेंगे इसको, बट न्यूक्लियर फिजिक्स के हिसाब से ये कितनी है? तीन न्यूक्लियस है। तो जितने भी तरह के पाए जाते हैं उन सबको अरेंज किया, उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नोट की, और उसके बाद उसका क्या बना दिया बेटा? ग्राफ बना दिया। और उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। देखो, एक वर्ड बाइंडिंग एनर्जी, अगला वर्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उससे अगला वर्ड क्या गया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, राइट है? तो ये मेन हेडिंग है आज की। आज इसी में हमारा टाइम बीत जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को डिस्कस करने के लिए। तो अगली हेडिंग 7 के साथ क्या आ गई आपकी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। नोट कर भाई, और साजन तू मुच्छा नु वट दे जाना यार, तू थोड़ा जब पेन नु भी वट दे, नोट करना शुरू कर। मैं कह रहा हूं कि आज का अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। और कर रहा इतने कर कि और मैं तेरे वाल कैमरा करा कर रहा है तभी बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को क्या तेरे से दुश्मनी है जो मैं कह रहा हूँ कि तू ऐसा कर रहा है? नोट कर, नोट। मूछों पे कम जोर दे और पढ़ाई पे ज्यादा जोर दे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है बेटा। अगली टॉपिक आ गया आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ओके जी, आपको ग्राफ दिखा दिया जाएगा, आप ग्राफ बनाओगे धीरे धीरे। ओके, ग्राफ की शेप ये बिल्कुल टिपिकल, मतलब मैं अपने हाथों से इसलिए नहीं बना रहा, हाथों से बना सकता हूं कि जब मैं अपने हाथों से बनाऊंगा थोड़ी बहुत ही 10-15%, 20% तक वेरिएशन मैंने डाल देनी है जो एक्चुअल ग्राफ है उससे। और जब आप बनाओगे 10-15% आपने डाल देनी है, तो मे भी वो एक्चुअल ग्राफ से ज्यादा क्या कर जाए? वेरी कर जाए। तो बिल्कुल बुक में जैसा ग्राफ होता है या बुक्स में जैसा अवेलेबल होता है वैसा, क्योंकि जैसे है वैसे ही बनाने पड़ते हैं बेटा। तो आप ये डायग्राम अपने आप बनाओ। एक बार आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आपके एक्स एक्सिस पे बेटा क्या लिया गया है? मास नंबर। और वाई एक्सिस पे क्या ली गई है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैंने बोला ना कि जितने भी न्यूक्लियस थे सबको क्या किया? अरेंज किया मास नंबर के हिसाब से, और सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद क्या बना दिया? इनका ग्राफ बना दिया। ओके, अब थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टिपिकली ऐसी शेप होनी चाहिए। थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टिपिकली कुछ ऐसी शेप आनी चाहिए। ओके, तो एक्स एक्सिस पर क्या है जी? मास नंबर। वाई एक्सिस पे क्या हो गया आपका? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस में थी बेटा? इट इज इन मैव। ये मैव में है। एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ अभी बस, राइट? फिर दो चार मेरी बातें सुनो, मे भी उससे आपको जब बनाने में थोड़ी बहुत क्या मिले? हेल्प मिले। ओके, दो चार मेरी बातें सुन लो। जैसे जब आप एक्स एक्सिस बना रहे हो तो आपका 238 तक मास नंबर जा रहा है, यानी जब एक्स एक्सिस बनाओगे तो आप
250 तक रेंज आपकी जाएगी, मतलब 250 तक लेकर चलना। मान के चलो कि आपने उसको 250 तक जाना है एक्स एक्सिस में, बोलो समझ रहे हो। और जो वाई एक्सिस है उसमें 8.8 है ये जो एफ है ना, एफ इसके सामने की जब लाइन बनेगी, जब आप बनाओगे ना, तो 8 एफ की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.8 पे आएगी, राइट। ये 8 से ऊपर आ गई, मतलब ये कहां तक आपने, ये यहां पे तो लिखा ही हुआ है, खैर ये कहां तक जा रहा है आपका 10 तक जा रहा है, तो वो कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा 235 तक। ओके, और बातें सुनो मेरी, फिर मैं टाइम दे दूंगा, फिर मैं 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर लूंगा, उसके बाद अपने आप तुम लोग बनाते रहना। ओके, 2-4 बातें सुन लो, उससे क्या है कि ग्राफ में बनाते वक्त आपको कुछ आइडिया होगा तो हेल्प मिलेगी। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी बेटा लाइट न्यूक्लियाई है ना, छोटे छोटे वाले जो न्यूक्लियाई हैं, उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। कहां से शुरू हो रही है, ये 2, 3, 4 वालों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6 से क्या आ रही है, कम आ रही है, राइट। 6 से क्या आ रही है, कम आ रही है। जो ज्यादा हैवी हैं, जैसे जिनका मास नंबर 150, 200 से ऊपर चले गया, यहां से लगा लो, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या है, कम है। और जो ये मिडल रीजन है, ये देखो ये उठा हुआ है, ये 8 से ऊपर उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो मैंने लाइन लगाई है 8 वाली, यहां पर जो पार्टिकल्स इस रीजन में पाए जा रहे हैं, देखो ये वाले रीजन के, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। 8 और मोर देन 8 आ रही है, जल्दी बोलो, कुछ बातें समझ में लग रही है। इट इज 8 और मोर देन 8, ठीक है जी। ये स्टेबल है, जिनकी 7.5 से नीचे गिर जाएगी वो अनस्टेबल माने जाते हैं। जिनकी 7.5 से नीचे गिर जाएगी, ये नीचे चले गए ना 8 या 7.5 से नीचे, वो भी क्या माने जाते हैं, अनस्टेबल माने जाते हैं। जिनकी 8 या उससे ऊपर 7.5 को भी मान सकते हैं, वो कैसे माने जाते हैं, स्टेबल। तो पॉइंट ये है कि मिडल मासेस वाले पार्टिकल्स कैसे हैं, स्टेबल हैं, दे हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो लाइट मासेस हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 8 से क्या आ रही है, कम आ रही है, वो भी किस कैटेगरी में जाते हैं, अनस्टेबल की कैटेगरी में जाते हैं। जो 180, 150 से ऊपर वाले, मतलब 200 से ऊपर वाले आ रहे हैं, 200 से ऊपर वाले मान लो, वो भी क्या है, वापस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नीचे आ गई, वो भी क्या माने जाएंगे, अनस्टेबल ही माने जाएंगे। तो 3 बातें तो मैंने बोल दी, आप ग्राफ बनाओगे 5-7 मिनट के लिए आपको टाइम दूंगा, 3 बातें बोल दी। ज्यादा लाइट वाले भी क्या होते हैं, अनस्टेबल, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से क्या आ जाती है, कम आ जाती है। ज्यादा हैवी वाले भी क्या होते हैं, अनस्टेबल, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। मिडल रीजन में वैल्यूज भी दूंगा, कहां से कहां तक मानना है। जो मिडल रीजन है, मतलब 40, 45 से ऊपर वाले और 200 से नीचे वाले, मतलब हमने लिमिट रख दी 45 से ऊपर वाले, 200 से नीचे वाले, मिडल रीजन के न्यूक्लियाई हैं, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी 8 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, दे आर स्टेबल। 3 पॉइंट याद रहेंगे, 3 पॉइंट याद रहेंगे। ज्यादा लाइट वाले यानी 40 से नीचे वाले अनस्टेबल, ज्यादा हैवी वाले 200 से ऊपर वाले अनस्टेबल, मिडल रीजन यानी 40-45 से लेकर 200 तक वाले स्टेबल। स्टेबिलिटी की लिमिट क्या बना दी हमने, 8 मैव। स्टेबिलिटी की लिमिट क्या बना दी, 8 मैव। 8 या 8 से ऊपर वाले स्टेबल माने जाएंगे, 8 से नीचे वाले क्या माने जाएंगे, अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। बोलो पॉइंट क्लियर। एक और पॉइंट चौथा, फोर्थ पॉइंट ये है कि तुमने जो पीक बनानी है ना, पीक देखो, जब तुम ग्राफ बना रहे होगे तुम्हारा गलत ना हो जाए, मैंने पहली पॉइंट बताए, पीक किसके लिए आनी है, Fe56 के लिए आनी है। मैं टाइम दूंगा, 2 मिनट मेरी बातें सुन लो। पीक Fe56 के लिए, मतलब ये जब लाइन लगाओगे ना, Fe वाली लाइन सबसे आगे रहेगी, बाकी सारे इससे क्या आएंगे, नीचे ही आएंगे। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका पाया गया है, आयरन 56 का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल पाया गया है, राइट। 4 पॉइंट हो गए मेरे। पहला पॉइंट लाइट वाले अनस्टेबल, दूसरा पॉइंट हैवी वाले अनस्टेबल, तीसरा मिडल रीजन वाले स्टेबल। 8 में लिमिट दे दी हमने। चौथा पॉइंट, आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कितनी, 8.8। यहां से लाइन लगा के आप 8.8 शो करोगे, राइट। एक पांचवा पॉइंट बोल के फिर मैं चुप कर रहा हूं। पांचवा पॉइंट कि जो लो अनस्टेबिलिटी रीजन है ना बेटा, यहां पे ये पीक शो की हुई है हमने। क्या शो की है, कुछ
पीक्स शो की हैं। ये जो पीक्स आ रही है ना, पीक्स कंटिन्यूटी नहीं है, एकदम पीक आ रही है। ये जो पीक्स हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब लो रीजन वाले तो अनस्टेबल हैं, लेकिन उस लो रीजन में कुछ पार्टिकल, जैसे जिसका मास नंबर 4 है, हीलियम 4 है तो लो रीजन में, लेकिन ये अपने आसपास के पार्टिकल से कुछ ज्यादा ही स्टेबिलिटी शो करता है। ऐसी ये कार्बन 12 है, ये 12 है, ठीक है, 2 नहीं है, कार्बन क्या है 12, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ये पीक शो कर रही हैं। ये 3 1 2 3 पीक मतलब लो रीजन में होने के बावजूद भी क्या शो करते हैं, हाई स्टेबल न्यूक्लियस हैं। बोलो समझे कुछ के नहीं? तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आगे जब आप बना लोगे मैं इन 5 पॉइंट को दोबारा क्या करूंगा, डिस्कस कराऊंगा ना। ओवर टू यू, आप डायग्राम बढ़िया से एक बार बनाओ। बहुत ज्यादा शेप में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने एग्जाम में जब याद करना है तो अपनी कॉपी में से याद करना है बेटा। तो शेप ये एनसीईआरटी बुक के डायग्राम की शेप है। अलग अलग बुक्स में जाओगे तो इसकी में क्या आती रहेगी, वेरिएशन आती सकती है, बट ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको कोई चैलेंज नहीं है। एज इट इज भी बना सकते हो तो बना दो, बनाओ जी। नहीं नहीं, हाँ मतलब आप कह सकते हो, कह सकते हो। इसके नीचे तो एक दो, ये तीसरा फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है ना। मतलब आपने ये जो शेप है ना, पहले इस शेप को बनाओ, ठीक है। मैंने इतना इसलिए बताया, इस शेप को बनाते वक्त पीक आपकी कहां शो होनी चाहिए, 56 पे। यानी ये ज्यादा इधर उधर ना हो जाए, तभी मैं बोल रहा था ना 56 पे क्या शो होनी चाहिए, पीक शो होनी चाहिए। जब ये कुछ देर के लिए स्टेबल चलने के बाद जब ये गिरेगा, ज्यादा डाउन आएगा, तो डाउन आपने कहां पे करना है, 200 पे करना है, ठीक है। एक बार इजी करने के लिए ये देखो, कई चीजें हैं। मैं अपने आप डायग्राम बनाकर दे सकता था, लेकिन मैंने दिया नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं जब बनाऊंगा वेरिएशन है 10-15% 20% वेरिएशन मैं डालूंगा शेप में। 15% 20% तुमने डाल देनी है, ज्यादा शेप बिगड़ जाएगी। अब पॉइंट सुनो, जब हम बना रहे हैं, इधर क्या बनाया ए, इधर क्या बनाया फाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जवाब दे दो सही है, ठीक है। हमने ध्यान क्या रखना है कि एक तो यहां पे 40 वाला पॉइंट लगा लो, एक कौन सा लगा लो 56 वाला। तो पीक तो कहां पे देनी है हमने, 56 पे आनी चाहिए। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? एक कौन सा पॉइंट लगा लो, 200 वाला पॉइंट लगा लो, थोड़ा आगे कर कर यहां लगा लिया 200 वाला। ओके, आइडिया दे रहा हूं मैं, दोबारा दिखाऊंगा वो आपको डायग्राम, आइडिया दे रहा हूं। तो 56 लगाई, 200 लगाई, उसके बाद यहां पर कहीं पे 8 लिखोगे, और उसके बाद यहां से जब ये चलाओगे ना, यहां पे 1 2 3 तो क्या शो कर दो, पीक शो कर दो, ठीक है। उसके बाद लगभग यहां से पीक शो करके गिराओ थोड़ा सा, लगभग कांस्टेंट जाने दो, और 200 पे आके वो 8 से भी कम ले जाओ। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, बोलो जी ठीक है कि नहीं? मेरा पॉइंट समझे कि नहीं? मुझे सब करना पड़ता है, मुझे एक स्टैंडर्डाइज्ड भी दिखाना है, और मुझे मतलब अगर आप बेसिक आइडिया ये है, अगर आप ऐसी भी जो जो मैंने शेप बनाई है इस वक्त, मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, इस टाइप की शेप भी बन जाए तो ये टिपिकल शेप की कैटेगरी में आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, उससे तो 10-15% वेरिएशन तो आएगी ही होगी ना। अब आप इसको देख के बनाओगे तो आप मे भी 15-20% और उसी साइड की वेरिएशन कर दोगे, टोटल 30-35% की क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। इसलिए मैं वो दिखा रहा था। अब बताओ, इससे और फायदा हुआ आपको कि जब भी बनाना है आपने ये चीजों का, इन चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना, ओ सी एफ ई सब लगाने की जरूरत नहीं है। 3 पीक्स, आयरन वाली पीक चौथा, और जहां पे वो गिर रहा है सबके नाम देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शेप पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करो। बनाओ जी, देखते हैं कौन बनाता है डायग्राम। तेरा बन गया भाई डायग्राम? तो फिर हाथ बांध के बैठ गया, चेक करा जरा।
करा चेक, कॉपी में चेक करा, उधर वहीं पे खड़े रहे, बस अपने आप देख लेता हूँ, यहीं से देख लूंगा, तो पता नहीं है, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। रुक जा। हाँ आप कॉपी ऊपर कर, कैमरे की तरफ कर रहे हैं। तेरी शक्ल तो आ नहीं रही यार, हिमांशी की आ रही है। ले अभिनव आ गया। हाँ हाँ वाया सही। ਹੁਣ दही मुच्छों ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣਾ। हम देख रहे हैं कि मैंने ना कुछ चल, तेरी वीडियो अपलोड करनी है आज मैंने, लेक्चर में डाल दूंगा सब कुछ, यहीं से चेक कर लेता हूँ सब कुछ। नहीं, आना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। और क्या बात है, बढ़िया यार, डायग्राम तो तेरा कर देता हूँ। सही है सही है सही है। मैं तो एवं तेन सोच रही थी मुच्छा से जोर दी जाना, तू तो सारा डायग्राम से जोर देता। ये जो है ना, बिल्कुल सीधा ना कर, तेन कर्व दे बने, ठीक है, बिल्कुल सही बने, परफेक्ट। इसको कर्व दे दे, सही है सही है, इसका सही है, इसका यहाँ से डाउन आ गया ना, एफ पी ते पीक आ गई, एफ पी तो बाद थल्ले आना शुरू हो गया तेरा, एफ पी ते, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो है यहाँ लगा ना फिर, ये लाइन जो तेरी है एफ पी पे आएगी, सही है सही है। बना रहे हो भाई, बन गया नहीं, चेक करता हूँ सबको। केशव तेरी फोटो आ रही है, बना रहा कि नहीं बना रहा। बन गया तेरा अभिनव। हम्म, दिखा, कैमरे की तरफ करा करो, मेरी तरफ नहीं। चल सही, घुमन तेरा बन रहा है। चल लक्ष्य, तू था, कुन्नू बन गया, एकम, ठीक है ठीक है। शीशे रहेगी, कैमरा ही नहीं जा रहा उधर तक। चलो बस, बहुत मजाक हो गया, बन गया कि नहीं ये बताओ। डन है, हो जाएगा। अब ये बताओ, मजाक मजाक में डायग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सारी चीजें हैं, एक तो टिपिकल शेप भी चाहिए, और ऊपर से सारी चीजें सही भी आनी चाहिए। ओके, तो पॉइंट क्या निकला हमारा, बन गया था ना डायग्राम, एक बार देख लो। हाँ वो भी आएंगे सारे, अभी आएंगे सारे के सारे, वो जो 5 पॉइंट थे ना, वही मेन मुद्दा है, वो आने ही आने हैं। वो इस डायग्राम का कंक्लूजन है ना, एग्जाम में ये आ जाता है कि आप डायग्राम बनाओ और कंक्लूजन ड्रॉ करो। डायग्राम बनेगा, 5 पॉइंट जो है, जो मैंने बताया वो अभी आ रहे हैं सारे के सारे, उनको शॉर्ट में अपने हिसाब से लिखना। राइट है, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे आएंगी, कितने से कितने लेना है वो अपने आप नोट फिर कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट जी, आगे बढ़े। ओके जी, आगे बढ़े जी, हम एक बार फिर से बात करते हैं। अगर मान लो बेटा आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए, तो आपके माइंड में सबसे पहले 5 पॉइंट आएंगे। लाइट न्यूक्लियाई, अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन 8। हैवी न्यूक्लियाई यानी ग्रेटर देन 200 मास नंबर वाले, अनस्टेबल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से क्या आ जाएगी, कम। मिडल रीजन स्टेबल, आयरन मैक्सिमम स्टेबल विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मैप। एंड देयर आर सम पीक्स इन लो मास रीजन विच शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, नॉर्मल से ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। उसके रीजन क्या है वो अलग बात है, वो फिर डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन वो लाइट होने के बावजूद भी मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर है उनका। तो अगली बात जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ये आपके पास है ही है। अगर मैं इससे
कंक्लूड करता हूं, इससे पहले एक हेडिंग डाल लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बन गया ना आपका, उसके नीचे हेडिंग डाल लो, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। सबसे पहली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियर मिडिल क्लास नंबर, मिडिल मास नंबर, यानी 30 से ज्यादा और 170 से कम। अब ये बुकिश फिगर है, यही लिखो। वैसे मैं जो बोलता होता हूँ 40 से लेके चलता होता हूँ, 40 से 200 तक लेके चलता हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर है, बुकिश है, किताबों में ये दी होगी, वहां से लिया गया पॉइंट है, तो आप ये लिख लो। वैसे 42 to 100 भी लिख दोगे तो वो गलत नहीं कोई करेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 30 to 170 वाले लगभग क्या माने गए हैं, स्टेबल माने गए हैं। इसको शॉर्ट में लिखना है यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को BE/A भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में लिख सकते हो। प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियर मिडिल मास नंबर, यानी 30 से 170 वालों की लगभग कांस्टेंट रहती है। अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ तो लिख लो अबव 7.5 मैप, जो मिडिल वाले हैं उनकी अबव 7.5 है। अब 8 भी यूज कर देखो। अब ये जो है ना, ये वेरिएशन चलती रहती है, कोई 8 कहता है, कोई 7.5 कहता है। 7.5 पे भी स्टेबिलिटी शुरू हो गई हुई है, 8 पे बिल्कुल थोड़ा परफेक्टली शुरू हो गई हुई है। तो अब इसने क्योंकि 30 से शुरू करवा दिया ना, मैंने 40 से बोल रहा था तो 8 बोल रहा था, 30 से शुरू करवा दिया तो क्या बोलूंगा अब, 7.5 बोल दिया। कोई दिक्कत वाली बात, कुछ चीजें यहीं रट जाएंगी कि नहीं रट जाएंगी इसकी। ओके, सेकेंड पॉइंट, कर्व हैज ए मैक्सिमम अबाउट 8.75 मैप फॉर A56 and has a value of 7.6 मैप फॉर A238। इसका मतलब क्या निकला, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 8.75। वैसे 8.8 मान लेते हैं इसको, अब यहां पे ज्यादा एग्जैक्टनेस दे रखी है, 8.75 लिखा हुआ है आपको। लेकिन ज्यादातर बोलने वाले जो है ना 8.8 बोलेंगे, ज्यादातर बोलने वाले इसको 8.8 बोलेंगे। और सबसे कम किसके लिए, यूरेनियम 238 के लिए, कितनी, 7.6। बोलो समझ गए, ठीक है। मतलब 7.5 7.6 तक पहुंच गया तो अनस्टेबल, 8 के रीजन में चल रहा है तो स्टेबल। तो सीधा सा हिसाब है, इस ये अनस्टेबिलिटी वाला शो कर दिया, ये स्टेबिलिटी वाला शो कर दिया, दोनों पॉइंट नोट कर लिए जो करने थे। ओके, तीसरा पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लोअर फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियर। ये भी हमने बात करी थी, ज्यादा लाइट होंगे, ज्यादा हैवी होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इनकी क्या आएगी, कम आएगी। नोट करते जाओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर एंड हैवी न्यूक्लियर। ठीक हो गया। अगली बात, below mass number 28 there are peaks in the curve corresponding to those nuclei whose mass numbers are multiples of 4. These nuclei contain an equal number of protons and neutrons. Okay, आप पूरा लिख लो, फिर मैं इसमें पॉइंट बताता हूं। पूरा नोट कर लो, फिर पॉइंट बता देते हैं। मैंने अपने हिसाब से एक बार बता दिया हुआ है, इसने 4 बातें और कर दी हैं, वो भी बता देते हैं। समझ के करना नोट। हो गया जी। ओके, अब मैंने ये बताया था कि यहां पर क्या है, कुछ पीक्स हैं। अब इस पीक्स के लिए उसने और स्पेसिफाई किया कि 28 से कम वाला रीजन है, वहां मिलेंगे ये पीक्स। ओके, ये पीक्स किसके लिए हैं, जिनका मास नंबर क्या, मल्टीपल्स ऑफ 4 में आ रहा है। एक इनकी और खास बात क्या बताइए, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मैंने बोला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अलावा ना आगे चलकर कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एक फैक्टर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कुछ खास है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भले ही इनकी क्या है, कम है, लेकिन कुछ और कारणों के कारण ये ज्यादा ही स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट नंबर 4। ओके, अगली बात, बिलो मास नंबर 28, ये तो हो गया कि नहीं हुआ। देयर आर पीक्स इन द कर्व कॉन्स्टेंट दोस न्यूक्लियर हुज मास नंबर मल्टीपल 4 दीस न्यूक्लियर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ओके, ये कुछ पार्ट रह गया होगा, नीचे वाला कुछ पार्ट रह गया ना, इसलिए फिर ये पॉइंट रिपीट हुआ है। इसका कुछ हिस्सा पीछे आया है, यहां पर फिर कुछ पार्ट रह गया होगा, दोबारा रिपीट हुआ है। तो यहां पर पीक्स ऑकर करस्पॉन्डिंग टू He4, Be8, C612, O16, Ne20। मतलब ये पीक्स किसके लिए आती हैं, He4, Be8, 12। तो ये 4, 8, 12, 16, 20 ये खास नंबर्स हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। लो स्टेबिलिटी रीजन में भी क्या शो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट आपने लिख लिया था, नीचे वाले पार्ट में बस इनका नंबर नोट करना है, 4, 8, 12, 16, 20 वाले हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से, दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर्स बोला जाता है। अब मैजिक नंबर इसलिए बोलते हैं, वो कहते हैं कि यार चलो इधर ध्यान दो, मैजिक नंबर उसने इसको बोल दिया, वो कहता है कि यार लो स्टेबिलिटी रीजन है, लो स्टेबिलिटी रीजन में बाकी सब तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्योंकि कम है, कैसे आ रहे हैं, अनस्टेबल आ रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ नंबर्स हैं ये ज्यादा ही स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। अब उसके बारे में रीजन दिए, लेकिन कह रहा है कि कोई ऐसा सॉलिड सा रीजन निकल कर नहीं आ रहा। तो ये बस एक तरह से क्या है, इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है, एक तरह से मैजिकल क्या है, बिहेवियर है कि होना तो इनको अनस्टेबल चाहिए था क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। लेकिन ये क्या शो कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही स्टेबिलिटी शो कर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई, बकायदा यही वर्ड है बेटा किताबों में, इनको मैजिक नंबर्स कहा जाता है। मैजिक नंबर मतलब लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होने के बावजूद भी क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है जी, अब इनमें से बाकी नाम तुम्हें याद हो ना हो, तुम्हें He4 के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही स्टेबल पार्टिकल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, फिर भी क्या है, बहुत ही स्टेबल। मतलब ये जाना पहचाना नाम है। अल्फा पार्टिकल का ही दूसरा नाम क्या है, He4 है। यहां कह रहा हूं He4 अल्फा पार्टिकल He4 ही होता है, तो इसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं बेटा। He4 इज आल्सो अल्फा पार्टिकल। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। तो अल्फा पार्टिकल को स्टेबल माना गया है, काफी स्टेबल होता है। उसके अलावा आपका जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, बट फिर भी क्या है, बहुत ही स्टेबल है। तो दो नाम आप याद रखोगे, एक अल्फा पार्टिकल He4 और एक कार्बन 12। बाकी याद कर लोगे बढ़िया बात है, नहीं तो ना सही। लेकिन He4C12 तो आपको पता होना चाहिए कि लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होने के बावजूद भी क्या शो कर रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। ओके, जल्दी से बताओ। बड़ा ही अजीब से तरीके से टॉपिक चलाना पड़ा, जो ग्राफ आया है वो दिखाना था, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, या मैंने महसूस किया कि ग्राफ में दिक्कत आएगी आपको बनाते वक्त, तो उसको पॉइंट्स को बताने लग गया। पॉइंट्स बनाते बनाते फिर मैंने रफ ग्राफ भी उसका बनाया। तो ओवरऑल ठीक है, ठीक हो गया। आप ये बताओ, जैसे मर्जी हुआ, अजीब तरीके से हुआ, बीच में हमने कैमरा दूसरी तरफ भी घुमा दिया, जैसे मर्जी हुआ, ये बताओ टॉपिक समझ में लग गया और ये अटेम्प्ट हो जाएगा कि नहीं। ये अटेम्प्ट करने वाली चीज है। कुछ चीजें होती है ना, हमने समझा दी तो उसका ठीक है, समझा दी, कई उसमें से एग्जाम में आने के चांसेस पता नहीं हैं कि नहीं, इसलिए उसको कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। कई चीजें होती हैं, ये ऐसा टॉपिक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट और बिल्कुल डायरेक्ट ही आ जाता होता है, या आएगा कि ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट जिसको कहते हैं ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। एक बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का एक बड़ा क्वेश्चन माना जाता है कि भाई 3 नंबर में आ जाएगा। आपने ड्रॉ करना है, कंक्लूजन निकाल के नीचे लिखने हैं।
वो 3 मार्क्स में आ जाएगा। यहाँ डेरिवेशन तो है नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ड्रॉ करना, उसके कंक्लूजन लिखना, वो बेटा एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको आना चाहिए, जैसे मर्जी कराया, लेकिन आपने खुद ड्रॉ किया। मैं कॉपियां चेक कराया यार कईयों की, और मतलब परफेक्टली ड्रॉ किया हुआ, जिसको कहते हैं ना, हर साजन की मैं बात कर रहा था, तो मैं इसकी कॉपी जब देख के आया, आप खुद जाके देखना चाहे, बिल्कुल जिसको कहते हैं साफ सफाई के साथ एंड परफेक्टली ड्रॉ किया हुआ। मैं ऐसे ही कह रहा था तो मुच्छन बढ़ दी। तो ये टैलेंट है कि एक हाथ मुच्छा थे, दूसरा हाथ पहनते, फिर भी इतनी परफेक्टनेस। तो ये कमाल ही मुझे लग रहा है, सारी एनर्जी जो है यहीं से आ रही थी। और सही में मजाक नहीं करता मैं, चेक तो करो परफेक्ट। और गुंदास का भी, ये वैसे इतना गंद डालता है कॉपी में, सही में यहाँ पे बैठे तो उसी सीट पे बैठना। अच्छा, मैं तेरे को इतने दिनों से हरसाजन के साथ बैठने नहीं दे रहा था, आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं, परफेक्टनेस देखो दोनों। ये बात तुम दोनों के पेरेंट्स को बताई जाएगी कि जब जब ये इकट्ठे बैठते हैं बहुत ही सही काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं, इसलिए इनको इकट्ठे बैठने की पूरी पूरी क्या दी जाए, इजाजत दी जाए। ठीक है भाई, तेरा बैन खुलवाता हूँ मैं इसके साथ बैठने की। ठीक है, और तुम्हारी कॉपियां जो है फोटो में खींच के तेरी मम्मी को भेजता हूँ कि देखो आज का डायग्राम देखो कितना परफेक्ट है। मम्मी पूछेगी रीजन क्या है, मैं उनका हरसाजन के साथ बैठा था जी, रीजन ये। चलो ठीक है, बढ़िया। ये सबको आना चाहिए बेटा, डायग्राम देखो, जो बात है सो है, जो काम सही है तो सही है, सही बनाए इन्होंने, बाकी उन्हें भी सही बनाए होंगे, सबके मैंने देखे नहीं, इन्होंने परफेक्ट बनाए हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आना है और परफेक्टली आना है, बहुत पक्के तौर पे आ सकता है, इसको बना के आना। ठीक है जी, अगर अभी नहीं बना किसी से तो इसको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। ये मैजिक नंबर वाली बेटा बात मैंने कर दी। ठीक है, ये इसको बस एक बार दिखा देते हैं। ये जो नंबर थे ना आपके 2, 8, 20, 50, ये सारे और भी होते हैं कुछ मैजिक नंबर्स, लेकिन मैंने आपको जहां पे बता दिया, इसको अब नोट करने की जरूरत नहीं है। तो मैजिक नंबर वाली बात हो गई, कुछ चीजें होती हैं थोड़ी सी ओके वैसी होती हैं, उसके बारे में हमारी बात हो चुकी थी, इसलिए उस पर हम टाइम नहीं खराब कर सकते थे। अगली बात पे फिशन एंड फ्यूजन, फिशन एंड फ्यूजन इसको भी डिस्कस करेंगे, कभी डिटेल में करेंगे, अभी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना। अभी सिर्फ मैंने तुमसे पूछना है या मैंने बताना है एक बार, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन या व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सुने हुए हैं दो वर्ड्स, एक होता है न्यूक्लियर बेटा फिशन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने बोला इसकी डिटेल करने का अभी टाइम नहीं है, कभी करेंगे, सिलेबस में ही है, थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, एक ज्यादा हैवी मेटल अनस्टेबल होते हैं, तो हमने अभी पढ़ ही लिया, ज्यादा हैवी मेटल्स जो होंगे, मेटल्स नहीं सॉरी, हैवी न्यूक्लियर जो है वो क्या होते हैं, हैवी न्यूक्लियर वर्ड है, ज्यादा हैवी न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं। ओके, कई बार वो इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वो दो पार्ट में ही टूट जाते हैं। अगर एक हैवी न्यूक्लियस टू लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाए तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा था, फिशन की बात कर रहा था। अभी 10th के सिलेबस में ना न्यूक्लियर फिशन रहा नहीं, आज से 10-12 साल पहले न्यूक्लियर फिशन, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये 10th क्लास के सिलेबस में होता था। अब 10th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्टर तक बच्चे ने पढ़ा होता था, मतलब तब हमें पढ़ाने वालों के लिए भी और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होती थी। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सन में कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, जो एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है वहां पे न्यूक्लियर फिशन यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इंडिया में कहां कहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ऐसे करके ये 10वीं से जब बच्चा आता था बिल्कुल एंड उसके लिए बड़े बच्चों वाली बात होती है। अब भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब आपने 10वीं में पढ़ा ही नहीं इसको, तो मैं जब पूछता हूँ न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैंने बोला सिर्फ दो बातें बता रहा हूँ, एक बड़े न्यूक्लियस का टू लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाना विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है जी, सबसे कॉमन एग्जांपल न्यूक्लियर फिशन का कौन सा है, यूरेनियम 235। ये वैसी हैवी है, अनस्टेबल है, ये फिशन करेगा, अपने आप नहीं करता, इसको इसका फिशन मतलब एक्साइट करवाना पड़ता है इसको। उसके लिए इस पे एक न्यूट्रॉन की क्या होती है, बम्बार्डमेंट होती है, न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस जाता है, ये यूरेनियम 236 बन जाता है और उसके बाद ये दो पार्ट में टूट जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये रिएक्शन यूज होती है। ओके, न्यूक्लियर बम में भी यही रिएक्शन क्या होती है, यूज होती है। लेकिन
मैं ना करते हुए भी ज्यादा बताने लग गया हूं। अभी ज्यादा बताने का समय नहीं है, अभी सिर्फ क्या बताया, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, क्लियर हो गया। व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का टूटकर दो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाना विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो डन। ओके, अब किस पे आते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं अभी इस वक्त बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व पढ़ा रहा हूं, मुझे उसमें से एक पॉइंट समझाना है। तो मेरा मकसद यहाँ पे फिशन फ्यूजन समझाना है ही नहीं है, मैं तो बस फिशन याद दिला रहा था कि फिशन ये होता है। दूसरी बात बेटा, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब कई बार क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई को बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिशन है बेटा। और छोटे न्यूक्लियस दो मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्या है आपका? फ्यूजन। क्या किसी ने देखो सुना तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, हमारे हिसाब से तो ये 8वीं 9वीं 10वीं की बातें हैं कि फ्यूजन रिएक्शन का एक एग्जांपल दो। 8 9 10 की बात है ये कि फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल दो। कोई दे सकता है फ्यूजन रिएक्शन का एक कॉमन सा एग्जांपल? कोई बच्चा दे सकता हो? नयन सर हिला रहा है, मैं भी दे सकता है। बोल भाई, फ्यूजन रिएक्शन का कोई एग्जांपल? सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना। अब आपने आंसर नहीं दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। 10th में पढ़ाना छोड़ दिया, पता नहीं एनसीईआरटी को क्या हुआ है कि 10th का सिलेबस काट काट के मैं कह रहा हूं काट छाट के आधा भी नहीं छोड़ा, और बच्चे अभी भी कहते हैं सिलेबस बहुत ज्यादा, वो आधा भी नहीं रहा। फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल याद आया किसी को कि नहीं? नहीं है? यस। हाँ वो सही है, लेकिन बेटा यहां ये फ्यूजन रिएक्शन नहीं है, मतलब बायो में भी ये टर्म आती है फ्यूजन, लेकिन दो मिलकर एक कोई दूसरी चीज को बना रहे होंगे। वो एज ए लैंग्वेज, क्योंकि फ्यूजन वर्ड तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही है ना, तो एज ए लैंग्वेज तो वहां पर ठीक है, फ्यूजन वर्ड ही यूज होगा। यहां पर मैं फिजिक्स के हिसाब से फ्यूजन कंसेप्ट वही है, मिलकर एक बड़ा बन जाएगा। लेकिन यहां फ्यूजन रिएक्शन कुछ और होगी बेटा। सन में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो सन की एनर्जी आ रही है ना, इतनी हीट आ रही है, इतनी लाइट आ रही है, द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज फ्यूजन रिएक्शन। कल को जीके के क्वेश्चन में आ जाएगा, तो 8वीं 8वीं में ये आना चाहिए। 12वीं के बच्चे हो तुम लोग। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पहले 10वीं में आता था, बच्चा 10वीं में पढ़ के आ जाता था, फिजन एंड फ्यूजन। तो कोई बात नहीं, तुमने 12वीं में पढ़ लिया भाई, पढ़ तो लिया। तो अगली बात क्या है बेटा? फ्यूजन का एग्जाम्पल। फ्यूजन का एक एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बन रहे हैं? हीलियम बन रहे हैं। आपने सुना होगा जो सन होता है ना, सन या जितने भी स्टार्स हैं, उनमें बेसिकली वो किस चीज का, मतलब कि उसके अंदर मटेरियल क्या है? हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होके क्या बनते जा रहे हैं? हीलियम बनते जा रहे हैं। रिएक्शन कभी बाद में देखेंगे। और इस चक्कर में खूब सारी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, खूब सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब पॉइंट ये है, यहां पे मैं फिजन फ्यूजन वर्ड क्यों लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो फिशन हो गया क्लियर, एक हैवी न्यूक्लियाई का टूटकर दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन हो गया, एक लाइट न्यूक्लियाई का मिलकर हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फिशन एंड फ्यूजन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फिशन एंड फ्यूजन on the basis of binding energy per nucleon curve? क्वेश्चन लिखा, आंसर नहीं लिखवाऊंगा, क्वेश्चन लिखवा दिया। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, ये हमारा क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बनाने के लिए आ गया, ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन डाल देगा एक्सप्लेन फिशन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ओके, फिशन में क्या हो रहा है? हैवी न्यूक्लियर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लाइट में। छोटे हो रही हैं। अब तुम बताओ, ज्यादा हैवी अनस्टेबल होता है क्या स्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। तो भाई अनस्टेबल की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल बने, और ज्यादा लाइट भी क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं कि नहीं? तो अनस्टेबल की हमेशा टेंडेंसी क्या है? कि वो स्टेबल हो। तो ज्यादा हैवी अनस्टेबल है, वो टूट कर स्टेबिलिटी रीजन में आने की कोशिश में लगे रहते हैं। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? 236 फिशन कर कर इस मिडल रीजन में आ जाएगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ गई। हाइड्रोजन यहां पे क्या था? H12,
सॉरी H1, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूज करके क्या बनता है? हीलियम बन जाता है। हाइड्रोजन का ये ड्यूट्रॉन है, ठीक है। H12 क्या हो गया? ड्यूट्रॉन हो गया है। तो हाइड्रोजन ही, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? H12 रिएक्शन जो होती है ना, पहले ड्यूट्रॉन बनता है और ड्यूट्रॉन आगे H12 He4 बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? H12 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? He4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल था और अभी अभी मैंने बताया था He4 बहुत ही ज्यादा क्या है? स्टेबल है। ये अनस्टेबल है। जब ये मिडल रीजन में आएगा, क्रिप्टम एंड बेरियम बनेगा, यूरेनियम 236। ये भी क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। अब आंसर क्या देना है इसका, सुनो, अपने हिसाब से बाद में लिखना। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन फिशन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, यही क्वेश्चन था ना। तो इसमें हम एक्सप्लेन करें, मैं लिखवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं, अपने हिसाब से लिखना होगा। मैं ये समझा रहा हूं कि आप लिखोगे कि जो ज्यादा हैवी न्यूक्लियस हैं जी, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के हिसाब से मास नंबर 200 से ज्यादा वाले क्या है? अनस्टेबल, राइट? दे अंडरगो फिशन रिएक्शन so that the product nuclei are lying in middle mass number region, which is more stability region. So by undergoing fission reaction the nucleus attains stability. अब क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बोलो समझ गए कि नहीं? और ऐसे ही आप यहां से एग्जांपल दे दोगे कि जो लाइट न्यूक्लियस वो भी अनस्टेबल है, वो फ्यूज होकर एक स्टेबल पार्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, जैसे ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलकर क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है। दोनों केसेस में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लैंग्वेज अपनी होगी, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। ओके जी, अगली बात अपनी टिप्स पे लो। अभी तक की जो भी मैंने बात करवाई है उसको अपनी टिप्स पे लो जरा। सबसे मेन मुद्दा आज का क्या रहा है अभी तक? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। तो आपकी टिप्स पे पॉइंट क्या आया कि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व लेबल्ड और परफेक्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अगर वो बनता है तुम लोगों से बिना देखे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है कि हाँ बच्चा डायग्राम क्लियर कर गया, पिक्स भी बना रहा है, 56 भी पता है उसको, कौन से स्टेबल है कौन से आंसर। जल्दी बताओ, इस पे जवाब दो, बन सकता है ये कि नहीं बन सकता? तो पहला पॉइंट तो ये था ना आज का, डायग्राम बनाना आ जाए। दूसरा पॉइंट उसके कंक्लूडिंग पॉइंट। कंक्लूडिंग पॉइंट में मैंने नंबर दे दिया 5 पॉइंट। कितने? 5 पॉइंट। अगर 5 ही याद आ गया कि इसके 5 पॉइंट बनाने हैं तो अपने आप ही वो बनते चले जाएंगे कि नहीं। अगर हमें ये याद है ना 5 बनाने हैं तो बंदा याद कर 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 ही बना लेगा कि पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले डायग्राम बनेगा, फिर 5 पॉइंट्स बनेंगे। बोलो लिख लोगे? तीसरा पॉइंट, इस डायग्राम से आप न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, पक्का क्वेश्चन नहीं आएगा। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व आएगा तो उसके साथ 90% चांस ये बन जाते हैं फिशन और फ्यूजन के बारे में भी पूछेगा ही पूछेगा। अब उसको मैंने लिखवाया नहीं है, पॉइंट बताया है, उसको अपने हिसाब से आप कर लेना। जल्दी बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? राइट है। एक छोटी सी बात और है, 5 मिनट लूंगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे मेन मुद्दा वही था, ये छोटी सी बात है, अपने आप ही हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्सेस पॉइंट्स में बता जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपने कभी 11th क्लास की फिजिक्स की बुक पढ़ी हो, कोई भी, मे बी एनसीईआरटी, मे बी कोई भी बुक पढ़ी हो। अब देखो बुक को पढ़ाता नहीं है, सब कोई अपने नोट्स दिए जा रहा है कि भी ये मेरे मॉड्यूल है, मैंने बनाए हैं ऐसे वैसे, मैंने बहुत बढ़िया बनाए हैं, रिसर्च करके बनाए हैं, 4 किताबों में से देख के बनाया। तो बुक कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैं फिर भी देखो तुम लोगों को +2 में कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो आप बुक पढ़ते हो ना, सबसे पहले बुक में एक चैप्टर आता है फिजिकल वर्ल्ड, है ना, फिजिकल वर्ल्ड ऐसे करके चैप्टर आता है। वहां पे पहले दिन बच्चे को सिखाया जाता है, जब 11वीं आता है, व्हाट इज फिजिक्स, ऐसे करके एक लाइन आती है, व्हाट इज फिजिक्स। अब वहां पर पहले 1-2 पेजेस भी आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, राइट। अब ये चीजें क्योंकि एग्जाम में नहीं ना आती, इसलिए पढ़ाने वाले छोड़ देते हैं, अभी हमने तो आईआईटी करानी, आईआईटी के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में जो आएगा, नीट के एग्जाम में आएगा वही पढ़ो, बाकी कुछ पढ़ो ही ना। तो वहां पर बकायदा पहले दूसरे पेज पे लिखा होता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, फिर वहां पे लिखा होता है
कुछ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, कुछ फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं। 4 फोर्सेस का नाम आता है वहां पर। एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक फिर न्यूक्लियर फोर्स। 11th की किताब में आ जाता है वर्ड न्यूक्लियर फोर्स। ये किस कैटेगरी का फोर्स माना जाता है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। अब ये चीज हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, वहां पर हमने क्वेश्चन करवाया था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताओ, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर एग्जाम के लिए फिर हम वहां पर लेकर आते हैं। याद है ये क्वेश्चन की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताओ जी। 1:10⁻36 टाइप्स होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है बहुत ही। अब वहीं पे एक ना स्ट्रॉन्ग फोर्स में फिर किसका नाम, मतलब 11वीं में आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स का नाम। तो जल्दी से मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस यानी कि न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा, ये आपस में एक दूसरे पे एक फोर्स से बंधे पड़े हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जल्दी जल्दी दिखाता हूं, छोटी सी है 4-5। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, पहली बात ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन भी फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, अट्रैक्टिव भी लगाते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। सब पे क्या लगता है? अट्रैक्टिव। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स फोर्स? याद है किसी को? कोई रिवीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। कहां पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कहां पे ये मॉडर्न फिजिक्स, कहां मैं क्या बता रहा हूं और कहां पूछ लिया मैंने व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स फोर्स? याद है किसी को? बिना रिवीजन के। मैंने बोलता कुछ क्वेश्चन ऐसे ही याद रह जाते हैं। बोल बोल। एक तो क्या थी? बोल शाबाश। मिनिमम डिस्टेंस का एक कंसेप्ट था। एक तो था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। एक और बात थी कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता। आ गया याद के नहीं? अब न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं लगता? प्रोटॉन प्रोटॉन को तो आपस में क्या करना चाहिए? रिपेल कर देना चाहिए। रिपेल करके उनको भाग जाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं लगता बेटा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। जल्दी बोलो, बातें लिंक बन रहे हैं कि नहीं बन रहा? वहां पे ऐसी थोड़ी पढ़ा दिया कि वहां पे बोला जाता है 10⁻⁻15 मीटर से अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? 10⁻15 क्यों बोला? ये न्यूक्लियस का क्या है? साइज है। अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 10⁻15 मीटर से कम है, मतलब वो कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है, जो कि वेरी वेरी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। उसके मुकाबले इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन है वह कुछ भी नहीं है। राइट? तो मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई, मैंने पुरानी बातों के साथ अभी क्या जोड़ा? लिंक जोड़ा कि न्यूक्लियर फोर्स की बातें कहीं ना कहीं पहले आई हुई हैं। ओके, क्या बोला बेटा मैंने? जल्दी से बताओ। व्हाट आर, सॉरी, न्यूक्लियर फोर्स हेडिंग है और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बस मैंने बोला है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। न्यूक्लियर, एक लाइन लिख लो जल्दी से। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द फोर्सेस acting between the nucleons, forces acting between the nucleons, ब्रैकेट में लिखना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। लिख लिया जी? ओके, जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टी लिख लो। आप सिर्फ ये हेडिंग लिख लो, इतना बहुत है। अट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्सेस आर, जो बोल्ड में है उतना लिख लो, उतना बहुत है, बाकी आपकी मर्जी है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं बेटा? अट्रैक्टिव ही होते हैं, रिपल्सिव नहीं होते। द मैग्नीट्यूड विच डिपेंड्स ऑन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ इज ऑफ वेरी हाई ऑर्डर। द मैग्नीट्यूड विच डिपेंड्स अपॉन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑफ वेरी हाई ऑर्डर। इस लाइन का मतलब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वेरी हाई ऑर्डर का होता है और किस पे डिपेंड करता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ओके, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कोई फर्क
नहीं पड़ता। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा। सब एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट ही करते हैं। ओके, नेचर ऑफ फोर्सेस रिमेन सेम, ये मैंने बता दिया। अगली बात, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। कैसे हैं? दीज आर द शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब न्यूक्लियस का साइज कितना है बेटा? -15 मीटर। बस ये -15 मीटर के दायरे तक ही लगेंगे। जहां इससे बाहर आए वहां पर कूलम फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देगा और न्यूक्लियर फोर्स एकदम ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए, अंदर ही लगता है, वेरी शॉर्ट। जो आपका कूलम फोर्स है दैट वाज लॉन्ग रेंज फोर्स, वो -15 से लेकर इंफिनिटी तक लगता है, लॉन्ग रेंज है। ये वेरी शॉर्ट रेंज है। ओके, याद रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, चार्ज इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड। हेडिंग डाल लो, मैं समझा देता हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन है, प्रोटॉन मान लो, न्यूट्रॉन मान लो। इसके नजदीक वाले जो न्यूक्लियंस हैं, इसका उस पे तो फोर्स लग रहा है, या उनका इस पे तो फोर्स लग रहा है, ज्यादा दूर वाले पे नहीं लगता। मतलब जो इसके नियर बाय हैं बस वहीं तक लगता है, ज्यादा दूर वाले पर नहीं लगता। मतलब सैचुरेशन है, बस वहीं तक की क्या हो जाती है, इसकी सैचुरेशन है, ज्यादा दूर वाले के साथ अट्रैक्शन इसकी नहीं होती। सैचुरेटेड फोर्सेस। ओके, दीज आर स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट, बस इतना ही लिखो, दीज आर स्पिन डिपेंडेंट। अब इसके ज्यादा डिटेल में नहीं घुस पाएंगे, आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी आती है, 5 पॉइंट लिख के आ जाना। स्पिन डिपेंडेंट का बस इतना मतलब है, जैसे आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो स्पिन नहीं होती, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स की भी कॉन्फ़िगरेशन है। वो हायर क्लासेस में पढ़ी जाएगी, 12th क्लास में नहीं है, बस इसका नाम याद कर लो कि दिस इज स्पिन डिपेंडेंट। ओके, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे ब्रेक के बाद।